गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से झारखंड का नागपुरी भाषा में आगे बढ़ेंगे और ये हम लोग को प्रैक्टिस सेट 2 है। आज हम लोग का दूसरा वीडियो है, यानी प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम लोग इसे पिछले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे नागपुरी भाषा का। आज हम लोग जब तक नहीं थकेंगे तब तक देखते ही जाएंगे। जितना क्वेश्चन है मतलब जितना देर तक चलेगा उतना देर तक, मतलब जब कहने का मतलब जब तक नहीं थकते हैं तब तक ये क्लास आज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। सो कब ख़त्म होगा उसका वेट कितना टाइम का बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज अभी फिलहाल रात का 11 बजा है। अब सुबह हो या कुछ भी हो, लेकिन आज जब तक नहीं थकेंगे तब तक क्लास लेंगे। ठीक है। हो सकता है 10 क्वेश्चन में थक जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और हम लोग का नागपुरी भाषा का प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन छूट गया और उसी में से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, नहीं तो लोचा हो जाएगा बहुत बड़ा। तो हम लोग डायरेक्ट पहला क्वेश्चन में आते हैं। ध्वनि। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला? ध्यान दीजिएगा, ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाला। कहने का मतलब जो ध्वनि है वो कौन सा भाषा यानी भाषा का पहिल विशेषता माना जाता है, पहला विशेषता माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ध्वनि का। तो ध्वनि किससे संबंधित है? देखिए, ध्वनि हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग का मुंह से क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है। तो पहिल विशेषता क्या हो सकता है ध्वनि का? मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा। ध्वनि कौन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला? तो मौखिक भाषा है। यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, ए में लिखित भाषा है, सांकेतिक है, मौखिक है, चिन्हित है। तो ये मौखिक भाषा है। ठीक है, मौखिक भाषा, ये पहला का आंसर हो गया। अब आगे देखिएगा दूसरा का। दूसरा देखते हैं, लिखित भाषा कर। लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला? ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होएला? जो लिखते हैं उसका पहला विशेषता क्या होता है? संकेत चिन्ह, अक्षर, ध्वनिग्राम या ध्वनि नियम। तो देखिए, हम लोग को संकेत से भी मतलब नहीं है। संकेत, हालांकि अक्षर भी संकेत हो, देखिए जो अक्षर होता है वो संकेत होता है, जो वर्ण होता है वो भी एक तरह का संकेत ही है। लेकिन इसमें हम लोग की एग्जैक्ट चीज़ को जानना है कि कौन लिखित भाषा का पहला विशेषता होता है। तो ये संकेत चिन्ह नहीं होगा, ध्वनिग्राम नहीं होगा, ध्वनि नियम नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग का अक्षर होगा। लिखित भाषा का पहिल विशेषता अक्षर होता है। ठीक है, यानी अक्षर होएला। आगे देखिएगा, नागपुरी भाषा का पहिल इकाई का है के? ध्यान दीजिएगा, नागपुरी भाषा का पहिल इकाई का है के? पहला इकाई का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं? वर्ण देखे हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा का सबसे पहले तो वर्ण ही आता है, क ख ग घ। ठीक है, तो पहिल इकाई है वर्ण। इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। आगे चौथा नंबर देखिएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा। विचार विनिमय। देखिए, विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहिल चलन में आलक? कहने का मतलब कि है जो विचार विनिमय करते हैं वो भाषा कर कौन रूप सबसे पहले, यानी सबसे पहले आया विचार विनिमय में। तो सबसे पहले कौन आएगा विचार विनिमय में? जब किसी को कोई चीज़ नहीं आता था बातचीत करने के लिए, कोई भाषा वगैरह नहीं था, तो आदमी लोग इशारा में ही काम चला लेते थे, संकेत में कि इसे कर वैसे कर, मतलब इशारा में, सांकेतिक टाइप का। तो विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहिल चलन में आलक? तो सांकेतिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बाकी में नहीं फंसना है, साहित्यिक और लिखित और व्याकरणिक में फंसना नहीं है। ये इसका है सांकेतिक। विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले प्रचलन में आलक? तो सांकेतिक आलक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर। देखिए, बार बार हमको कैमरा की तरफ, कैमरा को मूव करने के लिए जाना पड़ रहा है पीछे। ठीक है, तो इसमें इरिटेट नहीं होना है कि बार बार गायब हो जा रहा है, तो ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि सुविधा नहीं है। आगे देखिए पांचवा नंबर, नागपुरी भाषा संबंधी विचार शोभ से पहले कौन रूप में करल जाएला? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नागपुरी भाषा संबंधी विचार शोभ से पहले कौन रूप में करल जाएला। भाई किस रूप में किया जाता है, भाषा कर आधार में किया जाता है या लिखित आधार में किया जाता है, नहीं लिखित भाषा कर आधार में, व्याकरण कर आधार में, बोलचाल कर भाषा कर आधार में। तो क्वेश्चन का आप लोगों को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा इसमें। देखिए जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा संबंधी जो विचार है सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला, यानी कहने का मतलब कि जो नागपुरी भाषा है तो उसको सबसे पहले आप लोग उपयोग किस तरह से करते हैं, बोलचाल में करते हैं। भाई सिंपल है, बोलचाल में करते हैं, बोलचाल कर भाषा कर आधार पर। ठीक है, बोलचाल कर भाषा कर आधार पर डी हो जाएगा इसका। आगे 6 नंबर देखिएगा, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि कर मान्यता देवल जा है। देखिएगा सरकारी स्तर पर, ठीक है, नागपुरी भाषा कर, और ये सरकारी स्तर ना भी दिया रहे तो इसमें क्वेश्चन बताएंगे आगे। ठीक है, रुकिए। सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि के मान्यता देवल जा है। पहला देखिएगा ए है कैथी देवनागरी, कैथी बांग्ला, देवनागरी रोमन, बांग्ला देवनागरी। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा माथा नहीं लड़ाना है, देवनागरी और लिपि को आँख मूंद के टिक कर देना है, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते साथ। तो सरकारी स्तर में नागपुरी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी और रोमन को मान्यता दिया गया है। 7वां नंबर देखिएगा, विदेशी, देखिए विदेशी या विदेशी, नागपुरी में विदेशी हो जाता है। ठीक है, विदेशी जो ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जो विदेशी ईसाई यानी जो पादरी लोग था, विदेशी लोग, विदेशी पादरी, वो लोग किस नागपुरी को लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, सॉरी भाषा यानी लिपि का, किस लिपि का प्रयोग किया। तो ए में है देवनागरी, बी में रोमन, सी में बांग्ला और डी में कैथी। तो आपको इसमें देखिए जो विदेशी लोग हैं वो लोग को तो देवनागरी पते नहीं है। ठीक है, तो पता क्या रहेगा, रोमन। तो 7 नंबर का है विदेशी ईसाई पादरी नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि का इस्तेमाल कर ले, तो रोमन लिपि का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे 8वां नंबर। देखिए 8 नंबर, हाँ सबसे पहले देखिएगा, पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एक कॉपी या एक पेपर ले लीजिए और एक पेन अपने पास रखिए, तब आप पढ़ने स्टार्ट कीजिए। यानी मल्टीपल जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ दिए, उसका बाद ऑप्शन पढ़ दिए, आप लोग अपने अनुसार उसको लिख लीजिए। ठीक है, और या अपने अनुसार ए बी सी जो भी आप लोग को लगता है उसको आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर मेरा आंसर को देखिए कि नहीं आपका आप जो किए हैं और जो मेरे द्वारा बताया गया है क्या वो मैच करता है, उसको मैच कीजिएगा। तब जाकर आप लोग को थोड़ा अपना गलती का क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को आप लोग फाइंड कर सकते हैं अपने आप को। और अगर जो बता रहे हैं उसी को केवल आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना कुछ मेहनत करिए नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को सब चीज़ तो दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ अपना भी एक अपना एफर्ट लगाना ज़रूरी है। अगर आप लोग खुद से मेहनत नहीं करिएगा तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लाखों कोई पिला दे, ठीक है, चाहे वो दृष्टि IAS से पढ़ लीजिए या फलाना ढिमका कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको कोई घोल के पिला नहीं सकता है। ठीक है, अब जो भी यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है एकदम सब चीज़ आप लोगों को आता है, सब चीज़ आप लोग जानते हैं, सब चीज़ से परिचित हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा बस माइंड को लगाना है, थोड़ा सा, बस वही थोड़ा सा को आप लोग को इम्प्रूव करना है। देखिए आगे बांग्ला लिपि, ठीक है, बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में बागरा देखे के लिए मिलेला। अभी क्षेत्र देखिए, नागपुरी में क्षेत्र होता है और हिंदी में हम लोग क्षेत्र का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र ये क्षेत्र एरिया हो गया। ठीक है, बांग्ला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बागरा देखे के लिए मिलेला। देखिए बांग्ला जो लिपि है उसका हम लोग को किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिले, उसका यूज किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगा। झारखंड मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, उत्तर प्रदेश में वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड में कहाँ, झारखंड कहने का मतलब पूरा देश का बात हो रहा है, तो
इमेज करिए ये बांग्ला से बंगाल को, ठीक है, वेस्ट बंगाल को आप लोग इमेज कीजिए कि वेस्ट बंगाल किस साइड पड़ता है मैप में, उत्तर, पूरब, पश्चिम या दक्षिण, किधर पड़ता है। तो बांग्ला हम लोग का पड़ता है पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये बांग्ला लिपि का व्यवहार नागपुरी भाषा के लिखे में सबसे अधिक पूर्वी क्षेत्र में यूज होएला, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में यूज होता है। आगे 9 नंबर देखिएगा, कौन लिपिकर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम होएला। ध्यान दीजिएगा, कौन लिपिकर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम होएला। हिंदी में व्यवहार होता है और नागपुरी में व्यवहार ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कैथी लिपि, ओडिया लिपि, रोमन लिपि, बांग्ला लिपि। आप लोगों को कैथी लिपि बता दिए हैं, रोमन लिपि बताए हैं, बांग्ला लिपि बताए हैं, ये सब का यूज तो बता दिए हैं, लेकिन नागपुरी में जो ओडिया लिपि है इसका यूज सबसे कम होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप 10 नंबर देखिएगा, स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपिकर विशेषता है के। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोगों को, इसको तो खैर पढ़ा के एकदम दिमाग खराब हो गया है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के। तो भाई ये रोमन लिपि का तो है नहीं, कैथी लिपि का है नहीं, बांग्ला लिपि का है नहीं, तो ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। आप लोग लिखने के लिए देवनागरी लिपि का यूज करते हैं, देवनागरी लिपि के द्वारा लिखा जाता है। अब उसी में आप लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ण पढ़ते हैं, विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार पढ़ते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, दिस दैट सारा चीज़, ठीक है, कितना नाम लीजिएगा। तो ये देवनागरी लिपि के अंडर का विशेषता है, ठीक है। अब आगे 11 नंबर देखिएगा, झारखंडी भाषा, देखिए ध्यान दीजिएगा, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बागरा उपयुक्त है, ठीक है। यानी झारखंडी जो भाषा है उसको लिखने के लिए कौन सा लिपि सबसे उपयुक्त है। आप ही बताइए कौन सा लिपि उपयुक्त है भाई। आप लोग किस एग्जाम जब लिखते हैं एग्जाम, तो कौन सा लिपि में आप लोग लिखते हैं, देवनागरी, रोमन, कैथी, ओलचिकी, किस में लिखते हैं, झारखंड में। तो आप लोग देवनागरी में लिखते हैं, हम लोग सब देवनागरी में लिखते हैं, ठीक है। तो देवनागरी सबसे उपयुक्त है, यानी बी, 11 का बी है देवनागरी। बारह देखते हैं, दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में ए और औ, इसको ध्यान दीजिएगा, ए और आ में औ मात्रा कर व्यवहार हो सकेला। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कल बताया था आप लोगों को, आज फिर से बता रहे हैं। जो ए और औ है इसको हम लोग नागपुरी में लिखने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक अपवाद है, ठीक है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि हम लोग इसको अपवाद के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ये स है, इसको ये बड़े सा हो गए, पेट कटा सा हो गया, ना हो गया, ये सब का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। या ये ए हो गया, ओ हो गया, पूर्ण रूप से इसका तो पूर्ण रूप से यूज नहीं करते हैं। और एक री है, इसका पूर्ण रूप से हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो ए और ये आ में औ है इसका हम लोग यूज करते हैं एज ए अपवाद, एक्सेप्शनल है, ठीक है, एज ए अपवाद हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसर भाषा मन से आवल शब्द मन में का ए और अ में औ मात्रा कर व्यवहार हो सकेला। ए है नहीं, बी है अपवाद के रूप में हो सकेला, सी है हाँ, डी है का जानी, ठीक है, यानी पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा अपवाद के रूप में हो सकता है, ए और आ में औ का यूज नागपुरी में लिखे के लिए। अब 13 देखिएगा, ये दिख रहा है कि नहीं, देखिए ये ख कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के, ठीक है। ये जो ख है कौन व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इसको आप लोग को बताइए, आप लोग इसको, ये ख जो है
कौन सा व्यंजन है। देखिए इस क्वेश्चन को डालने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग उसको बना सकिए, आप लोग का भी एक परीक्षा हो जाएगी कि भाई देखिए मान लीजिए शब्द विचार पढ़ रहे हैं हम लोग या ध्वनि विचार पढ़ रहे हैं या वर्ण विचार, आप लोग बोलिए कि नहीं टॉपिक वाइज दीजिए सर, टॉपिक वाइज दीजिए, मैसेज करते हैं कि टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन चाहिए। भाई एग्जाम में क्या आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ नागपुरी इतना सा नागपुरी है, इतना सा ज्योग्राफी है, इतना सा फलाना है, इतना सा मैथ है, वैसे पूछता है? वैसे कभी नहीं पूछेगा, वैसा हो भी नहीं सकता है। एग्जाम में पूछता है कभी कहाँ कहाँ से पूछ दिया, कभी हिंदी फिट कर दिया है बीच में तो कभी नागपुरी फिट कर देगा, तो कभी जगह जनरल फिट कर देगा, तो कोई हम बायोलॉजी फिट कर दिया है। आप लोगों को अलग अलग तरह का मिक्स करके पूछेगा ऐसे, ठीक है ना कि ऐसे पूछेगा, ठीक है पूरा ऐसे मिक्स करके पूछेगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको बनाने शक रहे नहीं, वो एक आप लोगों को क्लिक करे कि नहीं भाई व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजन हम लोग आ ही नहीं, व्यंजन तो पढ़ चुके हैं लेकिन व्यंजन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे पढ़ें आप लोग? आप लोग को वो फील होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी आप लोग को डाल दिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को भी लगे कि हम लोग कितना पानी में है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो ख जो है हम लोग का कौन सा वर्ड में आता है भाई? उष्ण व्यंजन, देखिए उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो जो हम लोग का ख है, देखिए क ख ग घ, ठीक है, ये जो घ आया है ये घ से हम लोग का थोड़ा सा मुख से कुछ उष्ण गर्माहट निकल रहा है, तो वो घ हम लोग का क्या हो गया? घ जो है उष्ण व्यंजन आ गया। लेकिन क और ख ये हम लोग का आता है स्पर्श व्यंजन, ग स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो ये हम लोग का स्पर्श व्यंजन में आता है ख, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक बच ही गया है ना, यहाँ देखिए घ, जो घ है कौन तरह कर अक्षर कर भाग है के भाग में आवेला, ठीक है। ये जो घ है अभी आप लोगों को बताया कि उष्ण व्यंजन में, अगर ये घ अभी यहाँ रहता तो ये उष्ण व्यंजन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग दिया है, हो सकता है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी दे दे। घ, ये जो घ है कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन। तो जो घ है घ महाप्राण में आता है, घ महाप्राण में आता है। अब महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, दिस सब चीज़ बताए हैं आप लोगों को कि अल्पप्राण क्या है। देखिए अल्पप्राण जो है किसी भी आप वर्ण का या व्यंजन का कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं और अगर उसमें थोड़ा सा समय लगता है यानी कम समय लगता है तो उसको बोलते हैं अल्पप्राण, और ज़्यादा समय उच्चारण करने में लगता है तो उसको बोलते हैं महाप्राण। जैसे क ख बहुत ईजी हो गया यानी अल्पप्राण। अब जैसे घ झ बोल रहे हैं तो ये सब क्या है? ये सब महाप्राण है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा 15 नंबर में, टांगीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांगीनाथ कौन संज्ञा है के? देखिए टांगीनाथ जो है, ठीक है, टांगीनाथ जो है शिव भगवान का एक पूजा स्थल है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा लोग विजिट करते हैं, बहुत मान्यता जगह है, ठीक है। सो देखिए टांगीनाथ क्या है? टांगीनाथ एक जगह का नाम है, उस जगह वो एक पूजा स्थल है, ठीक है। तो वो जो स्थल है, वो जगह है, वो जगह का नाम है टांगीनाथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उस जगह का नाम है टांगीनाथ। और संज्ञा आप लोगों को बता दिए हैं कि कोई स्थान, कोई नाम, कोई वस्तु आदि को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो टांगीनाथ क्या है? टांगीनाथ एक नाम है, ठीक है। तो टांगीनाथ इसमें से क्या होगा? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, देवल में कोनो नहीं, यानी देवल कोनो नहीं इनमें से। तो जो भी नाम वगैरह जो आता है वो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक है, टांगीनाथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा। आगे राम रेखा, देखिए राम रेखा में बड़का मेला लागेला, वाक्य में कई ठो संज्ञा हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि राम रेखा में बड़का मेला लागेला, यानी देखिए आप लोग बोलिए ई क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, वैसा आप लोग का माइंड में क्लिक होगा। लेकिन आप लोग एक फैक्ट बता रहे हैं, ये जो राम रेखा है बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत पूरे भारत से आता है सिमडेगा जिला में। ये राम रेखा धाम में घूमने या तो घूमने बोलिए या तो दर्शन के लिए बोलिए, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, ठीक है।
क्योंकि राम भगवान जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर रुके थे। ये अबर का जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामरेखा असल इनमें से कहाँ है, कौन सा जिला में है झारखंड का, तो ये सिमडेगा जिला में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये पूछे कोई ऐरा गैरा क्वेश्चन है, ठीक है। रामरेखा में बड़का मेला लागेला वाक्य में कई ठो संज्ञा है। देखिए आपको नाम बता दें, रामरेखा जो है वो एक जगह है, ठीक है, वो स्थल है, उस स्थल का राम भगवान रुके थे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो उस जगह को रामरेखा बोला गया है, यानी वो नाम हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा संज्ञा है, अगर संज्ञा पूछा जाए तो कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कई ठो संज्ञा है, एक तो यह रामरेखा संज्ञा हो गया, ठीक है, एक संज्ञा। अब मेला भी एक नाम मेला, ठीक है, कोई पीपल का कोई लोगों का समूह है, उस समूह में का नाम क्या है, मेला बोलते हैं उसको, ठीक है। लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेला का नाम दे दिया गया है। तो रामरेखा और ये मेला, हम यानी इस सेंटेंस में दो संज्ञा है, यानी दुई ठो संज्ञा है। अब आगे देखिएगा डूमेर गछ, ठीक है, डूमेर गछ में गोटको फूल नी रहे, वाक्य में डूमेर गछ, इस वाक्य में डूमेर गछ कौन तरह कर संज्ञा है, के दिख रहा है कि नहीं, देखिएगा कौन तरह का डूमेर गछ जो है कौन तरह का संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए डूमेर गछ कोई पेड़ है, पेड़ का नाम है भाई, यानी कोई चीज़ का नाम, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का नाम, जगह क्या है, हम लोग का संज्ञा है। तो कौन सा संज्ञा है, नाम किस संज्ञा में आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा भाई। ये जो डूमेर गछ है, ये डूमेर गछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो और एक बार आप लोग बता देते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या होता है। देखिए जातिवाचक में कोई जो एक्चुअली में जो चीज़ है उसको दर्शाता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, मानव हैं, लेकिन हम मानव हैं, हम लोग का नाम है, ठीक है, तो हम लोग का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, और जो हम लोग मनुष्य हैं, मानव है, वो जातिवाचक होता है, हम लोग का जाति को दर्शाता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है, यानी कोई छोटा सा शिशु है, ठीक है, वो जो बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा क्या हुआ भाई, वो अभी बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो हम लोग को उसका जाति हो गया, ठीक है, वो बच्चा का कैटेगरी में आ गया, वो जाति हो गया। अगर उसका नाम रखिएगा आप, मान लीजिए सोहन नाम रख लिए, तो जो सोहन है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सो क्लियर होना चाहिए ये। अब आगे देखिएगा 18 पेरवा घाघ, ठीक है, इसको पेखा मत पढ़ दीजिएगा, पेरवा है, ठीक है। पेरवा घाघ में आब, पेरवा घाघ में आप गोटको पेरवा नखाएं, वाक्य में पेरवा घाघ कौन संज्ञा है, क्या देखिए पेरवा घाघ कहाँ है, इसको हमको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तब जानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तब आप लोग थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बता दीजिएगा कि पेरवा घाघ कहाँ है, 100 बार पढ़ाए हैं कि पेरवा घाघ कहाँ है, ठीक है। साउथ छोटा नागपुर, इतना बता दें, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा साउथ छोटा नागपुर में आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पेरवा घाघ है। इतना इंडिकेशन दे दिया है, डायरेक्शन आप लोग को अब पता हो जाना चाहिए कि पेरवा घाघ कहाँ है। तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पेरवा घाघ कहाँ है। अब देखिए जो पेरवा घाघ है ये एक जगह का नाम है, पेरवा घाघ, ठीक है, एक स्थल का नाम है। तो ये कौन सा ये में आएगा वाचक में, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो भाई बार बार बता दिए किसी भी जगह का नाम व्यक्तिवाचक होता है। अब 19 देखिएगा परसा गछ, ठीक है, परसा गछ में झोंफा, ठीक है। झोंफा हम लोग एकदम सादरी में बोल देते हैं, और एकदम जो ठेठ जो होता है वो झोंपा होता है, ठीक है, झोंपा, और हम लोग सादरी में बोलते हैं, हम लोग जिसे बात करते हैं गांव में झोंफा बोलते हैं। झोंफा मतलब ज़्यादा, ढेर, ठीक है। परसा गछ में झोंफा फूल फूलल रहे, वाक्य में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
क्या लिखना था और क्या लिख दिए हैं, एक सेकेंड। देखिएगा, ये जो झोंपा झोंपा जो ये झोंपा झोंपा जो शब्द है, ठीक है, ये वाक्य कौन संज्ञा है, ठीक है, इनमें से जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, या देवल में से कोनो नहीं। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि आप लोग को बोल दिए हैं कोई चीज़ का एक इकट्ठा रहता है तो उसको झोंपा झोंपा बोलते हैं, ठीक है, तो झोंपा झोंपा नहीं है, जो ठीक है वो है झोंपा झोंपा है, लेकिन वो एक ग्रुप में है, ठीक है, एक ग्रुप को दर्शा रहा है। ग्रुप कहने का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या को दर्शा रहा है, तो बहुत ज़्यादा है यानी समूह यानी समुदाय, तो ये हम लोग का समूहवाचक होगा, ठीक है। ये जो झोंपा झोंपा है ये झोंपा झोंपा समूहवाचक है। अब आगे 20 नंबर देखिएगा, इंद्वन, ठीक है, इंद्वन में हाथी रहना, वाक्य में इंद्वन कौन संज्ञा है के, ठीक है, इंद्वन जो है कौन संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, देवल में कोनो नहीं। अब देखिए जो इंद्वन है भाई, ये इंद क्या है, नाम है, इंद्वन नाम है, क्या होगा, बार बार बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक होगा। तो ये हम लोग का 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग इसको समूह लिख दिया था, आप लोग इसको समुदाय भी कर सकते हैं, ठीक है, समुदाय, समूह, समुदायवाचक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 21 नंबर, सूर्य कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक तो क्या होगा कि शायद इस क्वेश्चन को कल भी रिपीट बता चुके हैं, तो गलती से रिपीट हो गया, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, तो इसीलिए एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, तो फिर भी रिपीट हो गया है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। तो देखिए आप लोगों को बता दिए हैं, जो शब्द आप लोगों को बहुत शुद्ध लगे, ठीक है, बहुत ही शुद्ध लगे, तो जान जाइए कि वो संस्कृत से आया है और हिंदी में अपना रूप नहीं बदला है और वैसे ही नागपुरी में यूज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए बोल रहे हैं वही चीज़ है, संस्कृत से लिया गया है शब्द हिंदी में, और वो शब्द जो है हिंदी में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है, जैसा संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में यूज हो रहा है, ठीक है। और हिंदी में रूप बदल लिया, मान लीजिए उसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ है और उसको नागपुरी में हम लोग यूज करते हैं, तभी हम लोग जिसको तत्सम तद्भव बोलते हैं, ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो सूर्य जो है वो हम लोग का बहुत ही शुद्ध है, ठीक है। अब शुद्ध कहने का मतलब क्या, तत्सम है, बहुत ही शुद्ध यानी तत्सम। तत्सम कहने का मतलब क्या कि जो भी शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है और हूबहू हिंदी में वैसे ही यूज किया जा रहा है, ठीक है, और उसी को नागपुरी में भी यूज किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्सम। एक और चीज़ देखिएगा, ये बेर, इसको तो नहीं बताता लेकिन बता दे रहे हैं। बेर कौन तरह का शब्द रूप में आवेला। बेर हम लोग गांव में कैसे यूज करते हैं, या झारखंड मेनली बोलते हैं कि बेर उगलक की ना वाला स्टेप से, हम लोग गाँव देहात में होता है इस टाइप का बात सब, ठीक है, इसलिए यूज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं, जैसे ठंड का दिन है तो बोलते हैं घर के अंदर से कि बेर उगलक का बोलते हैं, यानी बेर यानी सूरज निकला, इस तरह का पूछते हैं। तो सूर्य का ही हम लोग सूर्य हो गया शुद्ध रूप, ठीक है, यानी संस्कृत का, और बेर हो गया नागपुरी का, ठीक है। तो ये जो बेर है हम लोग का ठेठ है, ठेठ कहने का मतलब
देशज, ठीक है, देशज है। बेर जो है देशज के अंतर्गत आता है, देशज शब्द है। आप देखिए आगे, ऑफिस, ऑफिस कौन तरह का शब्द रूप में आवेला, ठीक है। ये जो ऑफिस है विदेशज है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है। तो ये जो ऑफिस है ये ऑफिस विदेशज है, ठीक है, विदेशज शब्द रूप में आता है। ये विदेशज के अंतर्गत ऑफिस आता है, यानी विदेश से लिया गया है ये शब्द, सीधा सीधा बात। अब 24 देखिएगा, स्रोत कर आधार पर लुगा शब्द, लुगा कौन शब्द रूप में राखल जाए है, जाई। लुगा मतलब आप लोगों को बताते हैं कि लुगा मतलब क्या होता है, कपड़ा रे भाई, कपड़ा, ठीक है। लुगा मतलब कपड़ा, जो भी है पढ़ने है लुगा है। अब लुगा, झूला किसको बोलते हैं, बोलते हैं मेला वगैरह आप लोग जाते हैं तो छोटा छोटा बच्चा लोग माँ को बोलता है कि माँ झूला ले दे, झूला देखता है, झूला यानी शर्ट वगैरह सब, ठीक है, झूला। तो अब ये लुगा का बात हो रहा है, लुगा यानी यही कपड़ा का बात हो रहा है। तो ये जो लुगा है, लुगा जो शब्द है कौन शब्द रूप में राखल जाई, ठीक है, विदेशज में, तत्सम में, तद्भव में, देवल में कोनो नहीं। तो जब आप लोग को पता है कि लुगा जो शब्द है देशज शब्द है, देशज यानी ठेठ है, हम लोग का खुद का ये शब्द है देशज, तो ये जाएगा तत्सम में, ठीक है, तत्सम बोल देशज में, देशज में जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया है तो इसका डी हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। अब 25 देखिएगा, मालो कौन सॉरी मालो कर आयो सिलैट से चाउर पीसेला, वाक्य में सिलैट कौन तरह कर शब्द है। अब देखिए सिलैट क्या है, मालो कर आयो, ठीक है, मालो का आयो यानी मालो का जो माँ है वो चावल को पीसती है सिलवट पे, ठीक है, सिलैट, ठीक है, उसको हम लोग नागपुरी में हम लोग सिलैट बोलते हैं, सिलैट। अब और हम लोग जो इंग्लिश वाला हो गया ग्राइंडर, ग्राइंडर में मसाला पीसते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं, तो वो ग्राइंडर वो उसमें मसाला पीसता है, जूस वगैरह जो भी आप निकालिए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं वहाँ। तो ये जब मालो का आयो सिलेट से चाउर पीसेला, वाक्य में सिलेट कौन तरह का शब्द है। तो सिलेट जो है एकदम ठेठ है, ठेठ कहने का मतलब देशज, ठेठ कहने का मतलब देशज, सिलेट जो शब्द है वो देशज के अंतर्गत आता है। सो हम लोग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सो हम लोग आज 25 ही देखते हैं, क्योंकि अब लगभग 12 साढ़े 12 बज चुका है टाइम रात का, ठीक है। सो सबको आराम करना है, हमको भी आराम करना है भाई, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।